नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे आपसे जुड़ा है, अहम मुद्दा है। मैं तालिबान की बात नहीं करने वाला हूं। आजकल ये तालिबानी युग आ गया है ना, और एक गजब का अजीब सा आकर्षण है। तमाम न्यूज चैनल्स तालिबान का अफगानिस्तान पर जो कब्जा हुआ है उसका बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हर गतिविधि का विश्लेषण किया जा रहा है। मानो यह सबसे बड़ी समस्या है। अब मैं थोड़ा सा बुद्धू किस्म का आदमी हूं, ये बड़ी बड़ी बातें मुझे थोड़ा कम समझ में आती हैं। मैं छोटी बात पर ज्यादा ध्यान देता हूं। छोटी सी बात है, आज फिर से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए। 25 रुपए 15 दिन पहले 18 अगस्त को 25 रुपए बढ़े थे, तो 15 दिन में 50 रुपए महंगा हो गया है गैस सिलेंडर। 18 तारीख को भी किसी ने चर्चा करने की जहमत नहीं उठाई। आज भी यह चर्चा लायक विषय नहीं है, पर मुझे लगता है यह अहम विषय है, क्योंकि 9 महीने की एक टाइमलाइन आपके सामने पेश करूंगा। 1 दिसंबर 2020, ठीक 9 महीने पहले दिल्ली के दाम बता रहा हूं आपको, गैस सिलेंडर के 594 रुपए थे। 50 रुपए का इजाफा किया गया, 644 हो गए। 15 दिसंबर को फिर 50 रुपए, यानी कि दिसंबर के महीने में 100 रुपए का इजाफा, 694 रुपए हो गया सिलेंडर। फिर 4 फरवरी को 25 रुपए बढ़ा दिए गए, 719 रुपए हो गया। 15 फरवरी, फिर फरवरी के महीने में 50 रुपए और, यानी कि फरवरी में 75 रुपए का इजाफा, 769 रुपए दाम हो गए। बल्कि माफ कीजिएगा, फरवरी में भी 100 रुपए। फिर 25 फरवरी को 25 रुपए का और इजाफा, 794 रुपए। 1 मार्च को, और फरवरी का महीना आपको पता है ना 28 का होता है, लीप ईयर को छोड़ दो तो 1 मार्च को फिर 25 रुपए का इजाफा, 819 रुपए। अप्रैल में 10 रुपए घटाए, 809 रुपए पर आ गया। फिर 1 जुलाई को 25.5 रुपए का इजाफा, 834 रुपए 50 पैसे हो गया। 18 अगस्त को 25 रुपए, 859 रुपए 50 पैसे। और 1 सितंबर आज 25 रुपए और 884 रुपए 50 पैसे, 290 रुपए 50 पैसे का मामूली सा इजाफा किया गया है गैस की कीमतों में पिछले 9 महीने में। और यह वो सरकार जो कहती थी बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लगातार दाम में इजाफा हो रहा है। और यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। दिल्ली में 884 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 911 रुपए, चेन्नई में 900 रुपए 50 पैसे, पटना में 949 रुपए 50 पैसे, लखनऊ में 922 रुपए, यानी कि 950 रुपए तक कीमत चली गई है। और जब यह नारा बुलंद किया गया था, जिसका मैंने जिक्र किया 2014 में, तो 1 मार्च 2014 चुनावी मौसम से पहले के दाम आपको बता रहा हूं। सिलेंडर का दाम 410 रुपए 50 पैसे था। दोगुने से भी ज्यादा का इजाफा हो चुका है। पेट्रोल के दाम में, डीजल के दाम में तो इजाफा हुआ ही है, गैस भी दोगुनी से ज्यादा हो गई है। और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ता है, मैं खुद क्या बताऊं। अलग अलग हिस्सों से जो हमारी बेटर हाफ हैं, हमारी माएं, हमारी बहनें, वो क्या कह रही हैं, वो सुनिए। जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर रही हैं, और इसको सरकार को देखना चाहिए, और इसका दाम जो है वो शीघ्र घटाना चाहिए। गरीबों के खाने की बात तो फिर भी दूर है, आज तो आम इंसान, आम जनता ही नहीं खा पा रही है, जिसकी वजह से हमारा पेट भर पाए। कम से कम हमारा पेट भरे तो हम आगे बढ़ें, आगे कुछ करें। गैस इतनी ज़्यादा महंगाई में मिल रही है हम लोगों को, तो हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे। और मेरी तो जॉब भी चली गई है लॉकडाउन के उससे, तो इसका रेट अभी बढ़ ही रहा है, देख रहे हैं तो
तो ये हमारे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है बजट में एडजस्ट करने के लिए। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले मैंने लिया 840 दिया था, अभी ज़्यादा उसके ऊपर बढ़ गया है पैसा। पता नहीं हम लोग कैसे करेंगे, अभी घर में काम करने वाला भी कोई नहीं। फिर से सिलेंडर्स के भाव बढ़ चुके हैं, तो उससे हमारे को तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी कोरोना काल के वजह से सैलरी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमारा पूरा बजट हिल जाता है अगर ये इनके दामों की चीज़ों के दाम अगर बढ़ जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा 2-4 हज़ार के लिए और मेहनत है। महंगाई ने बहुत हालत ख़राब कर रखी है। मार्केट में जाते हैं तो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, और क्या करें, कमाने वाले हम हैं तो पूरे मतलब खर्च में ही चला जाता है पैसा, कुछ बचता ही नहीं है। गैस तो ऐसी चीज़ है जो हर महीने हर काम गैस पे होता है, और गैस ही क्यों हर चीज़ ही महंगी हो रही है, तो फिर कैसे करें। मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है ये। कमाई से जो भी पैसे आ रहे हैं बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन गैस के पेमेंट तो इतना बढ़ता जा रहा है कि हम गैस खरीद भी नहीं पा रहे। घर का बजट पूरी तरीके से तहस नहस हो रहा है। मतलब हम जो सेविंग्स हमारी हो रही थी वो तो मुश्किल ही हो गई है। सिलेंडर बढ़ रहा है, जैसे मैं बता रही हूँ, अनाज बढ़ रहा है, और फिर उसके बाद हमारी इनकम जो नहीं हो पा रही, तो कैसे सेविंग होगी और कैसे बजट हमारा संभलेगा, आप ही बताइए। के दौर पे इस तरह और महंगाई बढ़ना तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। बजट जो अपना बनाए रखते हैं उससे भी दिक्कतें आ जाती हैं, फिर इतनी महंगाई होती चली जा रही है। ये आम आदमी की परेशानी है, और सबसे ज्यादा परेशान कौन है? गरीब गुरबा। सब्सिडी दी जाती है, उज्ज्वला योजना का बड़ा गाजे बाजे के साथ जिक्र होता था। आप लोगों को मालूम नहीं है शायद, पिछले साल जून में बिना किसी आधिकारिक घोषणा के जो गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती थी उसे भी रोक दिया गया है। तो सबसे ज्यादा मार तो गरीबों पर पड़ रही है। और आंकड़े मैं आगे आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। गरीब जो 12 सिलेंडर सब्सिडाइज सिलेंडर खरीद सकता है वो रिफिल ही नहीं करा रहे हैं। 2-2, 3-3 सिलेंडर में ही अब वो सब गिव अप कर रहे हैं। और जो तेल कंपनियों ने एक भारी सब्सिडी के साथ उनको चूल्हा और सिलेंडर प्रोवाइड कराया था, अब वो भी अंधे खाते में जाता दिख रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस हमलावर हुई। कांग्रेस ने कहा कि देश में देखिए जीडीपी की जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, जीडीपी में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस की जीडीपी की परिभाषा है गैस, डीजल और पेट्रोल। राहुल गांधी कहते हैं 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने एक्साइज पर कमा लिए, पेट्रोल डीजल के दाम पर एक्साइज लगाते हुए। लेकिन आम आदमी को राहत नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन की भी बात की कि जो ये बढ़ती जीडीपी है इससे प्रधानमंत्री मोदी के 3-4 मित्रों का ही फायदा हो रहा है। उन्हीं का मुद्रीकरण हो रहा है, पैसे उनके खाते में जा रहे हैं। और डीमोनेटाइज, विमुद्रीकरण किसका हो रहा है? वो आम आदमी का, किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का, सैलरीड क्लास, एमएसएमई का विमुद्रीकरण हो रहा है। अब राहुल गांधी आरोप लगाएंगे तो बीजेपी कैसे पलटवार नहीं करेगी? बीजेपी का कहना है कि बिना जानकारी के किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं राहुल गांधी। वो कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हैं? देखिए, जीडीपी की पहले तिमाही के नतीजे आ गए हैं। 20.1% का इजाफा हुआ है जीडीपी में। यह भी आंकड़ा मैं थोड़ा समझाऊंगा। इसी तिमाही में पिछले साल 24.4% का हमने गोता खाया था। तो बेस ईयर बहुत लो है, इसलिए इजाफा अच्छा दिखता हुआ है। यह बहुत अच्छी बात है, पर इसकी अंदर की भी बात मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। जीडीपी पर पलटवार किस तरह से किया है कि यह जीडीपी नहीं समझ सकते राहुल गांधी। ये सीएनपी वाले लोग हैं। सी फॉर करप्शन, एन फॉर नेपोटिज्म यानी कि करप्शन, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, परिवारवाद, और पी पॉलिसी पैरालिसिस। और ये तो ऑयल बॉन्ड हमारे खाते में चढ़ा गए, उसका कर्ज का बोझ आज तक हम ढो रहे हैं। इन्हें अर्थव्यवस्था कहां समझ में आती है? पर इन आरोप प्रत्यारोप में आम आदमी कि यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं कब तक पिसूंगा। पहले आरोप प्रत्यारोप सुनिए। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? सीएनपी वाले अर्थात
करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण किस प्रकार से कांग्रेस के समय ग्रोथ नहीं हो पाया था, ये हम सबने देखा था। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, रसोई में कितनी और आग लगाएगी गैस? हर घर की परेशानी है ये। और बढ़ती जीडीपी मतलब बीजेपी बात करती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और कांग्रेस कहती है गैस, डीजल, पेट्रोल। तो बढ़ती जीडीपी से किसको फायदा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, परखते हैं, जफर इस्लाम। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, केंद्र में भी प्रतिनिधित्व है, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में। उनके वरिष्ठ नेता राजीव रंजन मेरे साथ हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, आर.के. कपलाश कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं, चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। और जाने माने अर्थशास्त्री और सीए हैं शरद कोहली भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो आज थोड़ा कमजोर केस की पैरवी करने वाले हैं जफर भाई। 290 रुपए 50 पैसे 9 महीने में, मतलब कितनी आग और लगाएंगे रसोई गैस में आम आदमी की? मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं, जिस चीज को आप आग लगाने का काम कर रहे हैं वो आग नहीं लगा रहे। अच्छा, एक गरीब आदमी के लिए जो हमारी सरकार ने जो पूरा खजाना खोल के रखा है, ये पैसा उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। चाहे वो राशन पहुंचाने का काम, घर घर तक 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम, हर महीने में 2 बार राशन देने का काम, अगर किसी गरीब आदमी के पास छत नहीं है तो उसको छत देने का काम, जिस चीज को लोगों ने सिर्फ सपनों में सोचा होगा, घर घर तक पानी जल पहुंचाने का काम, सड़कें बनवाने का काम, जो लोग आज देखिए ना, आप जरा सा चाहिए कैसे कैसे जगह में सड़कें नहीं थी, आज सड़कें बन रही है। क्यों? इसलिए आदमी, एक आम नागरिक कितनी तकलीफों में गुजरता था, वो पेट्रोल भराता था, उसको उछलते कूदते पेट्रोल भी तो ज्यादा खर्चा होता था, एवरेज कम मिलते थे। तो हमने वो सारा काम किया है जो पेंडिंग काम था, जो एक आम नागरिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके बारे में कुछ चिंता नहीं की। आपको घर में टॉयलेट नहीं है तो उसके बारे में, शौचालय के बारे में हमारी सरकार ने चिंता की। जो चिंता करनी चाहिए थी पिछली सरकारों को उन्होंने नहीं की। हाँ, ये मैं मानता हूं, मतलब पाषाण युग में था भारत 2014 से पहले, कुछ भी नहीं हुआ था भारत में। एक मिनट सुनिए, बीच में नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, लेकिन जितना कुछ होना चाहिए था नहीं कहा था। अगर संदीप चौधरी जी को दिल्ली में सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो एक गरीब आदमी जफर इस्लाम जो गांव से आया है, उसको भी तो उसके गांव में सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी नजारा, भगवान सबको आप जैसी गरीबी नवाजे। लोड शेड, जफर इस्लाम भगवान खुदा सबको आप जैसी गरीबी नवाजे। नहीं, देखिए वो बात सही है कि बचपन तो वैसे ही गुजरा, लोड शेडिंग, अंधेरा में, ये जहाँ कभी लाइट का डिबरी जैसी लाइट, तो न पानी का न सही पानी। अच्छा, आपने ये कई चीजें गिनवाई, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने अपनी बात कही, नहीं अभी आप ही से मुखातिब हूं, पूरा समय है मेरे पास। 10 क्या, 1 मिनट लीजिए प्लीज। हाँ लीजिए, आप बात जारी रखिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि ये हर लोग जो शहर में रहते थे उनको ये तकलीफें नहीं होती थी, लेकिन गांव में रहने वाले को, छोटे शहरों में रहने वाले को, हम जैसे लोग जो शहर छोड़ के, गांव छोड़ के शहर में आना पड़ा, उनको उस मुसीबत से जूझना पड़ा था। आज वो सारी चीजें गांव में मुहैया हो रही हैं। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूं, मैंने 10 सेकंड से ऊपर दिया ना आपको टाइम। आप कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल आप देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। गेहूं की कीमत 1975 रुपए एमएसपी, यानी कि 19 रुपए 75 पैसे किलो। 5 किलो देते हैं, 20 रुपए लगा लेते हैं, 100 रुपए का अनाज दिया और 300 रुपए सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी। सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर हो गया। बड़ा वेलफेयरिज्म है। मैं जवाब दे, आप कह रहे हैं लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। नहीं, 100 रुपए की चीज देकर 300 रुपए के दाम ले लो। क्या आप किस तरह से आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं घेर कहाँ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपका जवाब, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मैं देखिए,
इस तरह से अगर आप कहेंगे क्वांटिफाई करके सिर्फ दाल चावल का दाम, लेकिन जो सड़कें बनाई हैं उसका दाम नहीं, जो पानी घर में, जो आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो उनको राहत मिली है, घर मिला है, छत मिली है, या आप देखिए प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जो लोगों तक राशन पानी और हर बाकी सुविधाएं पहुंची हैं, किसान भाई बहनों को उनके सम्मानित किसान सम्मान निधि के द्वारा जो मिली है, ऐसे वो भी 500 रुपए महीना बनता है, 500 रुपए महीना बनता है। वो सुनिए ना, एक मिनट सुन तो लीजिए पूरी बात। लेकिन ये सारी चीजें कभी नहीं रोकी, बल्कि और बढ़ा दिया खजाना, जबकि सरकारी खाते में पैसा आना बंद हो गया। महामारी के समय में, लॉकडाउन के समय डिसरप्शन हुआ, हर तरह का डिसरप्शन, लेकिन सरकार ने उसके खाते में आना पैसा बंद हो गया, लेकिन सरकारी खाते खजाने खुले रहे गरीब आदमी के लिए। वो इतने खुले हुए हैं। एक चीज और बताइएगा, पेट्रोलियम सब्सिडी, अब आंकड़े पे बात करते हैं, एक मिनट, पेट्रोलियम सब्सिडी जिसमें दरअसल एलपीजी की सब्सिडी है, सुनिए ना प्लीज, जिसमें दरअसल एलपीजी की सब्सिडी का सबसे बड़ा शेयर है, वो पिछले साल 40,915 करोड़ थी, उसे घटाकर 12,995 करोड़ कर दिया। गलत तो कोट नहीं कर रहा, बजट के आंकड़े बता रहा हूं। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें 8 करोड़ लोगों को आप सब्सिडाइज्ड गैस देते हैं, उनमें से 3 करोड़ 20 लाख, पहले क्वार्टर की बात कर रहा हूं, अप्रैल से जून, उन्होंने सिलेंडर भरवाए ही नहीं। आपने क्या पिछले साल जून से सब्सिडी देनी बंद नहीं कर दी है? क्या ये हकीकत नहीं है या गलत जानकारी दे रहा हूं? मैं जरा जवाब देता हूं। हाँ प्लीज जवाब देता हूं। देखिए, अब आंकड़े पे आ जाते हैं जरा। आंकड़े आप ऐसा कह रहे हैं पिछले साल जून से सब्सिडी बंद है ना? जो है पिछले साल जून से सब्सिडी बंद है, हाँ या ना? तो लीजिए, हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको। आप देखिए, सारे सरकारी जो सरकार ने डिसीजन लिए हैं, उसका इंपैक्ट जो है सीपीआई पे आना चाहिए कि नहीं? आप जो है आंकड़ों को देख लीजिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे देख लीजिए कि जो पिछले हफ्ते 2 महीने पहले 6.6 जो हमारा ब्रीच कर गया था 6% को, वो घट के अब 5.27% हो गया। फूड इन्फ्लेशन कम हो रहा है, कोर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, जो बाकी चीजें डिसरप्शन की वजह से जो टेम्पररी बढ़ी थी वो कम हो रहा है, जो ज्यादा बारिश की वजह से, सीजनल फैक्टर की वजह से बढ़ी थी दामें, वो सब कम होती जा रही है। ये मैंने जयपुर, पटना, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ की जो हमारी माएं बहनें हैं, उनके बयान सुनवाए, उनको भी ये समझाइएगा उनकी किचन में जाकर कि देखिए ये आंकड़े बिल्कुल ठीक है हमारे कंट्रोल। और मैं नहीं, बट आप जरा सा आंकड़े पे बात कीजिए ना, जरा आप आंकड़ों के खिलाड़ी हैं तो आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। तो आप जरा इन्फ्लेशन का देखिए, WPI देखिए, WPI थोड़ा कमोडिटीज प्राइस सब्सिडी 12,995 करोड़ कर दी, 40,000 करोड़ से घटाकर। आंकड़े की बात पूछ रहा हूं मैं तो देखिए आप नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि कोई भी डिसीजन सरकार ने लिया उसका इंपैक्ट कहां दिखता है? अगर आप पेट्रोल भराते हैं तो आपके सुई में दिखाता है कि भाई कार में कि ये पेट्रोल फुल हो गया। जो भी सरकारी डिसीजन हुआ उसका आंकड़ों में, सीपीआई इंडेक्स में उसका इंपैक्ट दिखता है। आप बताइए, यूपीए के समय में सीपीआई इंडेक्स कहां फूड इन्फ्लेशन कहां गया? एवरेज जो है पूरे उनके कार्यकाल का एवरेज जो है आंकड़ा बताएंगे ये नहीं कि 410 रुपए सिलेंडर के दाम थे, आज 884 रुपए 50 पैसे हो गए 7 साल में। अरे आप एक चीज का थोड़ी लेके आप देखेंगे। अच्छा। वो हम सब्सिडी खत्म किया, सब्सिडी खत्म करने का काम डीजल पे, पेट्रोल पे तो उन्होंने सब्सिडी खत्म की थी। अच्छा, मुझे एक चीज ये थोड़ा सा ऑयल बॉन्ड की चीज समझाइएगा। 1 मिनट जफर भाई, ऑयल बॉन्ड बिल्कुल जारी हुए जी 1 करोड़ 30 लाख जी 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी हुए। उसमें अभी तक आपने ब्याज और मूल तो 3,500 करोड़ का दिया है, मोटा मोटा 70,000 करोड़ आपने इंटरेस्ट पेमेंट की है। और कांग्रेस आरोप लगाती है कि 23 लाख करोड़ तो आपने एक्साइज में इजाफा करके कमा लिया। तो मुझे भी कोई ऐसा धंधा बताइए, एक ऐसा कर्ज किसी का मेरे नाम चढ़ा दीजिए कि लो जी संदीप चौधरी आपके नाम ये 1,30,000 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम हो गई, 1 करोड़ 30 लाख का मुझे ऐसा कोई ब्याज मेरे सर दिलवा दीजिए। मेरे लिए 1 करोड़ 30 लाख भी बहुत बड़ा है, जिसमें 7 साल में वो रकम से उस ब्याज मेरे सर पे होने की वजह से मैं 23 करोड़ रुपए कमा लूं।
और इंटरेस्ट पेमेंट करूं मैं सिर्फ 70 लाख की, ऐसा धंधा मुझे बता दीजिए प्लीज। देखिए अब ये मौका नहीं है, वरना मैं आपको बैठा के पढ़ा देता इस धंधे के बारे में कि कितने ऐसे धंधे हैं इस देश में, ऐसे लोग बने हैं बिलियनर। अच्छा, सरकार भी बिलियनर बन रही है। 1,30,000 करोड़ का बोझ कमा लिए 23 लाख, और उसका डंका आज भी पीट रहे हो कि देखो हम कितना बोझ उठा रहे हैं। तो देशवासियों पैसे दे दो अभी। और एक मिनट सुन लीजिए पहले, पूरी बात खत्म, बीच में मत टोका टिप्पणी कीजिए। तो वो आप अपने बारे में कह रहे थे, इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे, वो कभी अकेले में बात कर लेंगे। जहां तक सरकार के बारे में बात आपने की, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि सरकारी निजाम में जो पैसे आए वो सरकार ने दिल खोल कर आत्मनिर्भर पैकेज कहां से लाया। 29 लाख करोड़ का फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में 6.6 लाख का करोड़ का, वो कहां से? इसी सरकार ने दिया है। बजट के बाद वो सरकारी जो सारे खजाने खोले वो कहां से आएंगे? क्या संदीप चौधरी जी लेके आएंगे सरकार के खजाने को भरेंगे? नहीं, मैं तो भर रहा हूं, हमारे देश के नागरिक टेम्पोररी हमारे ही पैसे से तो खजाना भर रहा है, कोई और बाकी जादू चढ़ी थोड़ा आपके पास। तो एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूं। तो देश के नागरिक को, देश की कंपनियों को कंट्रीब्यूट करना है, और हम देश के नागरिक पे खर्च कर रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसपे किसी और पे। आपको अगर ये दिक्कत है, एक सेकंड, ये अगर आपको एक मिनट, आपको या कांग्रेस या ऑपोजिशन पार्टीज को ये तकलीफ है कि गरीब आदमी पे पैसे कैसे, हम तो सिर्फ बोलते थे गरीब को का उत्थान करेंगे, ये तो सरकार गरीब का उत्थान करती है। उसमें अगर आपको दिक्कत है तो मैं मान सकता हूं। 3.25 करोड़ गरीबों ने एलपीजी सिलेंडर फॉरफीट कर दिया है। वो गरीबों की बात कर रहा था। पर मुझे ये बताइए, अलका लांबा, एक सेकेंड, अब अलका लांबा स्क्रीन पर, अगर सरकार संकट में है और सरकार इतने जन कल्याणकारी काम कर रही है, सड़कें बनवा रही है, शौचालय जिन गांव वालों को, गरीब को, हाशिए पर पड़े लोगों को कभी जिंदगी में नसीब नहीं हुआ, खुले में शौच किया करते थे, और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माएं, उन पर खर्च हो रहा है, तो पैसा तो कहीं से जुटाएगी ना सरकार। संदीप जी, आप किसी को कहें मैं आपकी खाल उतार लूंगा, लेकिन उसकी जगह मैं आपको बहुत बढ़िया सा एक सूट पहना दूंगा, आपको मंजूर होगा? ये सरकार वही कर रही है, खाल उतारने का काम कर। जफर भाई बोल रहे थे, समझा नहीं पाए, 410 रुपए का 2014 में यूपीए की सरकार में जो गैस का सिलेंडर था, आज 911 रुपए पहुंच गया। इसमें उत्थान है कैसे, ये नहीं समझा पाए। राहुल गांधी जी का सीधा सवाल, 23 लाख करोड़ आपने जीडीपी गैस डीजल पेट्रोल से कमाया है, केंद्र सरकार ने कमाया, उसमें राज्यों का शेयर नहीं है। वो कहां आप नहीं कमाते थे क्या? वो तो एक जरिया है, एक्साइज आप नहीं लगाते थे क्या? संदीप जी, आप ही के कार्यक्रम में कांग्रेस के समय में कितनी बेरोजगारी थी, देश की अर्थव्यवस्था क्या हालत थे, और क्या दाम थे अंतरराष्ट्रीय दाम पेट्रोल डीजल, आप ही ने तो बताया है। तो ये बात आज के परिदेश में देखेंगे कि उस समय नहीं, मैं ये कह रहा हूं, पेट्रोल डीजल पर किस सरकार ने टैक्स नहीं लगाया? मैं कह रही हूं आपसे, कब लगाए गए? जब देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी नहीं थी जो बेरोजगारी आज है। क्या उस समय उतनी बेरोजगारी दर थी जो आज रिकॉर्ड तोड़े हुए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बेरोजगारी ने। अर्थव्यवस्था इतनी नीचे कभी गई हो? आप लगा रहे थे जब महंगाई कमर तोड़ रही थी 2010, 11, 12 के। मैं वो सारे पुराने आप वीडियो देखेंगे, महंगाई डायन खाए जात है, वो 2010 में ये फिल्म भी आई थी, जिसका ये पीपली लाइफ का गाना पॉपुलर हुआ, 3 साल तक गूंजता रहा था। और प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उसके बाद चिदम्बरम बने। तो यही सवाल, नहीं हम 3 महीने में काबू में ले आएंगे, 3 महीने में। वो 3 महीने कभी पूरे नहीं हुए थे, ये भी एक हकीकत है। नहीं, पर यह भी सच्चाई है, कांग्रेस के शासनकाल में जो आंकड़े आपने दिखाए हैं, 100 पार कभी भी किया है? कभी भी गैस का सिलेंडर 910 रुपए पहुंचा है? वो भी तब जब महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार पड़ रही हो लगातार में। गृहिणियां झूठ बोल रही हैं जो आज बोल रही हैं। उस समय आपने कहा, आप संदीप जी अल्पमत में हैं, आपने ये खुद कहा है। बाकी चैनल्स क्या कर रहे हैं? बाकी चैनल तालिबान दिखाने में इंटरेस्टेड है, हिंदू मुस्लिम करने में इंटरेस्टेड है। एक आपका इंटरेस्ट है या राहुल गांधी जी का इंटरेस्ट है कि गृहिणियों की बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई की मार पर चर्चा करें। अंतरराष्ट्रीय कीमतें बता कर पूछे देश की वित्त मंत्री से कि देश अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें इतनी है, तो आपकी क्या मजबूरी है
और साफ राहुल गांधी जी बार बार जब कहते हैं कि मात्र 2-4 पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए ये मोनेटाइजेशन हो या उससे पहले डिमोनेटाइजेशन हो, वो किया जा रहा है। उत्थान हो रहा है, लेकिन 4-5 पूंजीपति मित्रों का हो रहा है। ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है, ये सरकार क्यों नहीं बता रही? आम आदमी को लाभ हो कह रहा है, दिखाएं तो सही। कोई चैनल नहीं दिखा रहा, क्योंकि किसी महिला से पूछेंगे संदीप जी, वो महिला यही बताएगी कि वो दुखी है, वो परेशान है, उसके चूल्हे ठंडे हैं। चांदनी चौक विधानसभा से आती हूँ, सराय फूस में मिट्टी के चूल्हे बनते हैं, जाइए वहां पर महिलाओं की लंबी लाइन खड़ी है, मिट्टी के चूल्हे और लकड़ियां खरीद रही हैं। ये राजधानी दिल्ली की हकीकत है। आपने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का आज जिक्र किया। कच्चे तेल की कीमतों में तो गिरावट आई थी, सॉफ्टनिंग हुई थी, पर यहां पर अगर मैं एलपीजी के दामों की बात करूं, बेंचमार्क प्राइसेस बता रहा हूं, अक्टूबर 2020 में $359 प्रति टन कीमत थी, जो अप्रैल 2021 में बढ़कर $607 प्रति टन हो गई। तो दाम नहीं बढ़ेंगे एलपीजी के? अच्छा, आपको फिर ये भी बता दीजिए, 2014 में राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, तब कीमत कितनी थी? 880। आज आप कितनी बता रहे हैं? 653। तब कितना गैस का दाम था? 410। आज कितना है? 911। उस समय का बताइए ना कितना था। ये आपको जफर भाई नहीं बताएंगे, ये संदीप जी बताएंगे, या राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करके बताएंगे, क्योंकि जनता को तो कोई सुन ही नहीं रहा है। जनता के लिए तो इन्होंने कह दिया कि लाल किले से 15 अगस्त 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, आज की महंगाई का दो जिम्मेदार तो वो है, वो भाषण है। ये तर्क इनके आप देख रहे हैं, आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि आम जनता पिस रही है, दुखी है, परेशान है, सड़कों पर बस नहीं आ रही। और मुझे लगता है अगर वो कमी है तो लोग फिर सड़कों में भी आएंगे। हमने तो कर लिया जो कर सकते थे, हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। संदीप चौधरी जी प्रोग्राम कर रहे हैं तो करते रहेंगे। अब कहां तक कामयाब होंगे, कितनी मलहम नहीं, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं करूं ना करूं, वो मेरी एडिटोरियल कॉल है। मेरे पास इतनी संपादकीय स्वतंत्रता, आजादी है, जो मैं मुद्दा उठाना चाहूंगा वही उठाऊंगा। संदीप जी, वही मैं कह रही हूँ, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लिए नहीं की, संदीप चौधरी जी प्रोग्राम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये देश के उन लोगों की आवाज है जिसे प्रधानमंत्री जी सुनना नहीं चाहते हैं। आज 11 महिला मंत्री हैं, रिकॉर्ड बताते इतनी महिला मंत्री कभी नहीं रही। एक आवाज नहीं सुनाई दे रही, खासतौर से उन स्मृति ईरानी की जो महिला मंत्रालय संभाल रही है, पर महिलाओं से जाकर पूछ नहीं रही है कि 410 रुपए से सिलेंडर जो है आज इतना बढ़ गया है 911। आप खुश हैं या परेशान है? उनकी बात को लेकर क्यों ये 11 महिला मंत्री प्रधानमंत्री जी से समय लेकर नहीं मिल रही है? हम पूछना चाहते, क्यों छुपकर मुंह बंद कर बैठती है? आज राहुल गांधी जी बोले तो व्यक्तिगत हमले। आपने देखा संबित पात्रा जी जवाब नहीं दे पाए कि आपने गैस, पेट्रोल, डीजल से एक्साइज से 23 लाख करोड़ जो कमाया, खर्च का किया, जवाब नहीं दिया। वो अपनी वो तो सब कमा रहे थे ना, हर सरकार कमाती है। पर मुझे राजीव रंजन ये बताइए, ये चिंताजनक सबब नहीं है 9 महीनों में 290 रुपए 50 पैसे गैस के दाम बढ़ जाएं? ये हर घर की परेशानी है कि नहीं है? या सिर्फ ये कहकर कि हम देश के लिए ही, देश के विकास के लिए, जन कल्याणकारी नीतियों में गरीबों के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बात खत्म कर दी जा सकती है? देखिए, समावेशी विकास तो तभी संभव है जब आम लोग बेहतर जिंदगी जी सके। बेहतर जिंदगी जीने के लिए केवल मुफ्त अनाज काफी नहीं है, इसलिए कि अगर उन्हें सब्जियां महंगी खरीदनी पड़ रही है, इसलिए कि डीजल के जरिए वो सारे ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, और नेचुरल है कि जब तक वो उनके पास पहुंचेंगी तो वो महंगी हो जाएंगी, इसलिए कि डीजल कहीं ना कहीं महंगी होती जाए। अब कुकिंग गैस, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, वो चूल्हा जलाने वाली औरतें जिस तरह से कठिनाइयों का सामना कर रही थी, हमारी माएँ बहनें, और उनकी आंखों में जो लकड़ी की वजह से जिस तरह की बीमारियां होती थी, ये सब प्रधानमंत्री जी का दर्द था। और उज्ज्वला के जरिए उन्होंने करोड़ों सिलेंडर्स महिलाओं तक पहुंचाए। अब उन सिलेंडर्स को भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए कि एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ महंगाई काफी बढ़ती जा रही है, और चुपके से सब्सिडी हटा दी गई है। और हाँ, उनकी सब्सिडी भी हटा दी गई। तो ये एक मुश्किल स्थिति है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम लोग एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, लेकिन करप्शन, नेपोटिज्म और जो पॉलिसी पैरालिसिस, सीएनपी जो बीजेपी की ओर से कहा गया, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये एक बड़ी वजह थी कि आप सत्ता में आए। और दूसरी बार फिर एक बार प्रचंड जनादेश हम लोगों को जनता ने दिया है। ये जनता का आशीर्वाद है
और उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए, उनके दर्द को हरना भी हम लोगों के लिए बेहद जरूरी। इसलिए रहमदिल होना, नरमदिल होना और उनकी परेशानियों को समझकर अगर हमने सेंट्रल एक्साइज के जरिए इतने पैसे कमाए हैं, तो ये वक्त है कि अगर हम कुछ नहीं कर सके तो एलपीजी को लेकर, या तो अगर इंटरनेशनल प्राइसेस को लेकर के डीरेगुलेट करने का निर्णय लिया गया, तो वास्तविक तौर पर इसके लिए प्रतिबद्ध आपको दिखना चाहिए कि आगे भविष्य में इसका लाभ आप दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील रहेंगे। नहीं, इसके अंदर एक और खेल है राजीव रंजन, इसमें एक और खेल है जी। अमूमन ये 1 तारीख को, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, दाम बढ़ाए जाते हैं एलपीजी के, पर मैंने इसीलिए पूरे सिलसिलेवार वो क्रोनोलॉजी समझाई। 2 बार दिसंबर में, 4 बार फरवरी में, अब 18 अगस्त को बढ़ाए गए और 1 तारीख चलिए आप बढ़ा देते हैं। ये महीने के बीच में भी बढ़ाए जा रहे हैं, महीने में 100 रुपए का इजाफा भी हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कारण तेल के मूल्य को नियंत्रित करने में हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर जिस वर्ग ने सबसे उम्मीदों के साथ आपके साथ जुड़ने का काम किया, डिमोनेटाइजेशन की वजह से उन लोगों के अंदर जिस तरीके के उत्साह का वातावरण था, उन्हें लगता था कि 500 रुपए का नोट तो उन्होंने देखा नहीं, जिन लोगों के पास है वो भुगतेंगे। आज उस क्लास की त्रासदी को समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करने वाले वो लोग हैं जो अपने सिलेंडर में एलपीजी डालने की स्थिति में भी नहीं है। मुझे लगता है जरूर एक क्रांतिकारी फैसले की जरूरत है। या तो आप सब्सिडी को पूरी तरह से जारी कीजिए और अर्थव्यवस्था, और ये ऑयल बॉन्ड का रोना कब तक रोया जाएगा? 1,30,000 करोड़ में 23 लाख करोड़, ये कांग्रेस का दावा है, पर सरकार ने पैसा कमाया है, उसी के कुप्रभाव को कितने साल तक उसका ढोल पीटा जाएगा? नहीं, अर्थव्यवस्था की हालत तो सुधरने लगी है, लेकिन इस हद तक भी नहीं सुधरी है कि आप उसकी भरपाई आपने कर दी हो। निश्चित तौर पर कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ा, नौकरियां कम हुई हैं, कल कारखाने बंद हुए हैं, रोजगार कम हुए, ये सब एक दूसरे से जुड़े मसले हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य को जनहित में बड़े फैसले लेने की जरूरत है, और जब हम उभर रहे हैं तो राहत की सांस जनता ले सके, इस दिशा में भी केंद्र सरकार को कुछ बड़े तो कदम तो उठा रही है ना। जूही सिंह, बीजेपी दावा कर रही है, अभी पहली तिमाही के नतीजे आए हैं, 20.1% विकास दर में इजाफा हुआ है। कि जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती, जानकारी होती नहीं है, फैक्ट्स है नहीं, हम पटरी पर आ रहे हैं, सब कुछ अभी ठीक हो जाएगा। संदीप जी, जो महिलाएं आपसे बात कर रही थी, खुलकर बात कर रही थी, वो इतनी बुद्धिजीवी हैं कि वो समझ सकती हैं कि जीडीपी हम क्यों कह रहे हैं कि बड़ी परसेंटेज टर्म्स बता रहे हैं, हमारा बेसलाइन क्या था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये उनका मुद्दा है। गैस सिलेंडर जब महंगा हो रहा है, मध्यम वर्ग का मुद्दा है, तो वो कैसे अपने किचन का बजट, वो खुद कह रही है, कैसे बनाएंगी, क्या खाएंगी, क्या पकाएंगी, बच्चों को कैसे वो पौष्टिक खाना दिलाएंगी। हम बात कर सकते हैं बड़ी बड़ी बातें, WPI, CPI, GDP, SDG गोल्स, लेकिन ये तो एक बेसिक व्यवस्था है। कोरोना काल से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी, बीजेपी इसको माने या ना माने। आज के दिन में जब आपको राहत पहुंचाने की जरूरत है, नहीं, वो तो मान रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आपातकाल है, हमें और पैसा खर्च करना पड़ा, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रही है देश में, सड़कें बन रही हैं, शौचालय बन रहा है, वो यही तो बात कह रहे हैं। संदीप जी, वो कह रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं, सड़कें दिख नहीं रही हैं, शौचालय 90% अनऑपरेशनल है। सरकार की नीति और नीयत में जो फर्क है वही यही दिखाई देता है कि आप जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों आप मध्यम वर्ग और एक रिग्रेसिव तरह का टैक्स आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पे भी लगा रहे हैं। उज्ज्वला योजना जितना आप प्रचार पे खर्चा कर रहे हैं, उतना तो आप सड़कों और शौचालय पर नहीं खर्चा कर रहे हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि ये सब्सिडी आप वापस दें,
सिलेंडर को सस्ता करें, हाउसवाइफ्स को आप किसी तरह एक राहत तो पहुंचे। आत्मनिर्भर पैकेज की बात करते हैं, हमने सब उसको एनालाइज किया है और मेरे ख्याल से जब पिछली बार दाम बढ़े थे संदीप जी, तो आप ही के पैनल पर, ऑलमोस्ट यही पैनल था, तब भी हम डिस्कस कर रहे थे और तब भी कोई जवाब नहीं मिला। जवाब गृहिणी को दीजिए, जवाब जिनसे आप चुनाव में जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, जो वर्ग हम सबको वोट देते हैं, उनको आप क्या बताएंगे कि हम आपके लिए बना रहे हैं, हम कर रहे हैं, या 70 साल पहले जो है हम डिबरी में रहते थे, आज हमने आपको ट्यूबलाइट दे दी इसलिए जो है हम गैस सिलेंडर महंगा करेंगे? किस तरह का तर्क है? सरकारें जन सरोकार के मुद्दे पर आती हैं और जिस समय जनता की जो आवश्यकता है, इस समय जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ खड़े हो, परिवारों के साथ खड़े हो, जब वो खाएंगे ही तो नहीं, देश हित जब में खाना पका ही नहीं पाएंगे। जनता ये दाम देने के लिए तैयार है, बीजेपी इस बारे में आश्वस्त है, इसीलिए वो 2019 का भी जिक्र करते हैं कि 2014 के बाद 2019 में और प्रचंड बहुमत के साथ आए। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी देश हित की विरासत नहीं रखती है। देश हित क्या है, सभी यहाँ देश हित में बात करते हैं, और जब हम कुछ खाने को ही नहीं पाएंगे, जो अनाज है वो पका ही नहीं सकते, तेल खरीद ही नहीं सकते, लकड़ी में जलाना पड़ेगा, तो कौन सी देश की बात कर रहे हैं और कौन सी गाड़ी होगी जो एवरेज बता रहे थे अभी जफर इस्लाम साहब, पता रहे किस गांव के हैं सर, आप आ जाइए कुछ दिन गांव में रखिए कि फर्राटेदार आप एवरेज बता रहे हैं कि गाड़ी का एवरेज बेटर हो गया है, गड्ढे आपने कम कर दिए हैं, बिजली नहीं आ रही है, तब भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये छोटी सी एक अंश है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन पर असर करता है। कृपा करके गैस के सिलेंडरों के दाम कम करिए, हर गृहिणी, हर महिला। राजनीतिक बातें तो हो गई, कपलाश साहब, आम आदमी किस तरह से देख रहा है ये? मतलब 9 महीने में 290 रुपए, लगभग 300 रुपए का इजाफा। संदीप जी, ऐसा है कि हमारा तो वो हाल है कि किसी को मुंह पे पट्टी बांध दी, मुंह बांध दिया, उसका मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसको मारने लग गए ताकि उसकी आवाज भी ना निकले। अरे मध्यम वर्ग का तो वो इतने बुरा हाल हो गया है कि आदमी के जाए तो जाए कहाँ। दालें आपने बढ़ा दी, सब्जियां मिलती नहीं मार्केट में, तेल के दाम आपने बढ़ा दिए, गैस के दाम आपने बढ़ा दिए, यानी तो आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या? जहां घर में 2 आदमी कमाने वाले थे, अगर एक की भी नौकरी चली गई है तो इनकम आधी हो गई इसकी। आधी इनकम में क्या कमाएगा वो? और बाकी चीजें तो जैसे बता रही थी अपना मैडम जूही ने भी बताया कि लोग लकड़ियां ले खरीद रहे हैं, मैडम भी बता रही थी कि जो चूल्हे जला रहे हैं। अरे हमारी तो प्रॉब्लम ऐसी है चंडीगढ़ की, हम तो चूल्हा भी नहीं जला सकते। कंट्रोल एक्ट ऐसा लगा हुआ है कि हम चूल्हा भी नहीं जला सकते। नहीं, पर आप ये कह रहे हैं कि जी दालों के दाम बढ़ गए, बढ़ते हैं, वो तो सीजनैलिटी है, या सब्जियां नहीं ले पा रहे, सीजन होता है, कुछ दाल के दाम बढ़ेंगे। जो जफर इस्लाम कह रहे हैं और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, जो 6% की लक्ष्मण रेखा बना रखी है उसको पार थोड़ा बीच में किया था 1 महीने, सीपीआई तो उससे ऊपर नहीं जा रहा है। कपलाश बाबू, नहीं, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब ऐसा है कि राजनीतिज्ञ भी हैं। हम तो एक कॉमन मैन की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, बताओ किससे जाके बोलें। कोई चैनल हमारी न्यूज सुन के मतलब कोई एजुटेशन भी करते हैं तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर कंट्रोल एक्ट आपको पता है लगा हुआ है, यहाँ पे ना तो जानवर रखा जा सकता है, नहीं एजुकेशन पहले होती थी 2012, 13, 14 में स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर अगर सड़क पर आती थी, सारा मीडिया कवर करता था। अब ये विपक्ष कुछ करता नहीं है तो मीडिया कैसे कवर करे? सर स्मृति ईरानी थी वो, उसकी तो आज भी आ सकती है फोटो। आज कुछ भी बयान दे दें, कोई किसी कांग्रेस वाले को कटाक्ष करना हो 5 मिनट में आ जाएगी, सारे लीडर आ जाएंगे। हम कहाँ जाएं? सबसे बड़ी बात यह है। मैं थोड़ा सा टाइम आपका ले रहा हूँ। एक मैं बहुत छोटा था जब भी, मतलब छोटा क्या, आज से 40 साल पहले राशन की चीनी मिला करती थी, आपको शायद याद होगा। एक बेचारा गांव वाला आया, 5-6 चक्कर लगा गया, आज तहसीलदार साहब नहीं आए, आज वो नहीं आया, आज फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर नहीं है, उसको चीनी नहीं मिली। तो किसी वो बैठ गया, बड़ी जोर से उसने जो चिल्लाना शुरू किया वहां पे। वो कहता जी एक बात बताओ, नीचे वालों की भाग जाती हैं, बुरा मत मानना मेरी बात को, ये मुझको उसको बतानी पड़ रही है। कहता जी ऊपर वालों की वैसे मतलब के जो है वो निकल जाती हैं, हम हैं कहता मध्यम वर्ग के लोग जिनको लड़कियों की शादी करनी पड़ती है, और हम चीनी लाए कहाँ से? चीनी कहीं मिलती नहीं थी उस टाइम में। तो वो हाल आज हमारा हो गया है कि हम कहाँ जाएं? नीचे वाले चूल्हा जला लेंगे, चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके एक टाइम बना लेंगे, या तो आधा पक्का कच्चा पक्का खा लेंगे।
है नहीं, ऊपर वालों को चिंता कोई नहीं है। अब लीडर्स के तो घर में तो किसी चीज की कमी है ही नहीं है, इनकम टैक्स इनको नहीं लगता है नहीं, बाकी जो कुछ भी नहीं, तो इनकम सुविधाएं टैक्स मिली लगता हुई है। है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया वो इतना इनकम टैक्स देते हैं। सर ऐसा है, अभी तो पंजाब का ही मेरे सामने को बिल आया था, पता नहीं कितने करोड़ रुपया जो है ना वो एक्सचेकर को मिल के जोड़ा है, वो डिडक्ट हो गया। हो जाता है, वो ठीक है। तो आम आदमी परेशान होता है, करता धरता उनको तो इन चीजों से परेशानी नहीं होती। पर यहां पर मैं जीडीपी, वो दूसरे वाला जीडीपी लेकर आऊंगा अब, शरद कोहली। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, हमने पिछले साल 24.4% का गोता खाया, पर 20.1 पर आ गए हैं, तो हम उबर रहे हैं, तो इस मुश्किल काल से भी निकल जाएंगे। ये जो मार है जिसे कांग्रेस गैस, डीजल, पेट्रोल, जिसे जीडीपी कहती है, इसकी मार से भी उबर जाएंगे। देखिए संदीप, माना कि जीडीपी गैस, डीजल, पेट्रोल है या नहीं, या वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आम आदमी को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी को अपनी जेब से लेना है। देखिए, जीडीपी कोरोना से पहले, मैं दर्शकों के लिए सरल करके बताऊं, 210 लाख करोड़ थी। मैं ट्रिलियन डॉलर की बात नहीं करता, मैं रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब 35 लाख करोड़ जीडीपी, 3 ट्रिलियन थी, 2.9 ट्रिलियन। हाँ, मैंने उसको सरल भाषा में, राउंड फिगर में 210 लाख करोड़ कर दिया संदीप। अब वो 35 लाख करोड़ एक क्वार्टर की आई है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं, 35 लाख करोड़ भी नहीं आई शरद, जो आई है 32,38,020 करोड़ की। 35 लाख करोड़ थी 2019-20 में। मैं थोड़ा लिबरल होके चल रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि साल की करीब, मान लीजिए 140 लाख करोड़। तो ये सच है संदीप कि हमारी जीडीपी करीब करीब 70-75 लाख का गोथा लगाने के उम्मीद लग रही है, अगर हम प्री पैंडेमिक लगाएं। ये भी सच है कि करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस, ये इस समय पहले जो था उसमें सुधार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी सच है कि सरकार जितनी वेलफेयर योजना चला रही है, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो वैक्सीनेशन फ्री हो, परंतु ये एक कड़वा सच है कि आप एक हाथ से देके दूसरे हाथ से अगर वापस लेंगे, ये जनता वहां पर आके मार खाती है। वो ये कहती है कि आपने हमें सुविधा दी, वो स्वीकार है और वो अच्छी बात है, पर आप दूसरे हाथ से अगर हमारी रसोई के माध्यम से वो पैसे वापस ले लेते हैं, यहां पर आके पेन खड़ा हो जाता है। दूसरा पेन संदीप, मैं अर्थशास्त्री होने के नाते समझाना चाहूंगा कि जब आप WPI, जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो CPI होती है, WPI को आप कंट्रोल कर सकते हैं, CPI को कंट्रोल करना कठिन होता है। तो वहां CPI की जो मार है वो आपकी सीधी रसोई पे पड़ती है। तो मैं ये मानता हूं कि हमने एक सर्वे किया था कि 25% गृहिणियों का बजट जो है पीछे डीजल के बढ़ने की वजह से और खाद्य पदार्थों के बढ़ने की वजह से बिगड़ चुका था। और जब वो थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा, उसमें इन्फ्लेशन थोड़ी सी नीचे आई, तो अब ये गैस की जो कीमत बढ़ रही है, मैं समझता हूं ये उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद नहीं करेगी। SBI कार्ड्स ने, शरद बीच में रोक रहा हूं, SBI कार्ड्स की एक स्टडी थी कि ईंधन में वो डीजल और पेट्रोल और गैस पर जो आम आदमी खर्च कर रहा है, एक घर खर्च कर रहा है, उसके चलते बच्चों की शिक्षा और मां बाप की तीमारदारी में जो दवाइयां लगती हैं, उस पर खर्च काटना पड़ रहा है। ये नौबत आ गई है। SBI कार्ड्स की स्टडी है ये। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्टडी आई है। और उसकी वजह से संदीप, जो एक आम हाउस होल्ड थोड़ा बहुत रेनी डे के लिए बचाता था, वो बचत भी नहीं हो रही, अब सेविंग्स नहीं हो पा रही है। बल्कि कुछ लोगों को जो लोन्स थे, आप अगर कंज्यूमर लोन्स को स्टडी करेंगे तो वहां पर जो नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स हैं, मतलब जो उसमें NPA खड़े हो रहे हैं, जो लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा मार पड़ी है जो मध्यम वर्ग है, 60 करोड़ जिसकी गिनती है, 60 करोड़ की मिडिल क्लास भारत की है, जो कि अमेरिकन पॉपुलेशन से करीब करीब डबल है। दूसरा जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो गरीब तबका है, जो दिहाड़ी का मजदूर है और जो बहुत छोटी छोटी अपने बिजनेस चलाते हैं, खोखे वाला है, 1-2 आदमी जिसके यहाँ काम करते हैं, वो जो तबका है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। अगर मैं कहूं ये V-शेप रिकवरी की हमने पिछले साल बड़ी चर्चा की थी,
सितंबर अक्टूबर में वी शेप, तब तक दूसरी लहर की आशंका से हम मुतमईन थे कि अब दूसरी लहर तो नहीं आने वाली, कि वी शेप रिकवरी होगी। और तब मैं लगातार ये बात करता था, आप भी चर्चा में होते थे शरद, कि ये के शेप रिकवरी की तरफ तो नहीं जा रहे कि अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब होगा। देखिए, बिल्कुल के शेप रिकवरी कहां बताती है कि कुछ सेक्टर्स जो हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, उनमें वाकई बहुत इजाफा हुआ है। आईटी सेक्टर ले ले, एफएमसीजी ले ले, फार्मास्यूटिकल ले ले, वहां पर आपको के शेप रिकवरी अवश्य दिखेगी। 97% लोग कह रहे हैं कि उनकी आमदनी घटी है, 55% सीधा कहते हैं, 42% कहते हैं जस की तस है। महंगाई को जोड़ दें तो उनकी भी घट गई, तो 97% की आमदनी घटी है। तो ये तो के शेप रिकवरी हुई ना। बिल्कुल, और 23 करोड़ लोग संदीप गरीबी की रेखा से नीचे आए हैं, ये भी तो एक सच है। तो मुझे लग रहा है जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों की आमदनी बिल्कुल इतनी है कि उनका गुजारा जैसे तैसे चलता है, उनके लिए ये 25 रुपए हर महीने जो बढ़ता है, वहां पर ये ज्यादा 25 भी नहीं, 50 बढ़ा है 15 दिन में। तो जफर इस्लाम, आप दावा कर रहे हैं कि जिनको जीडीपी की कोई समझ नहीं, सीएनपी वाली पार्टी, करप्शन, नेपोटिज्म, पॉलिसी पैरालिसिस वाली पार्टी, देखिए हम जीडीपी ठीक कर रहे हैं। अब ये तो पिछले साल का बेस ईयर का इफेक्ट है ना, और आप जीडीपी की बात करेंगे तो ये कोरोना काल की मार थोड़ा है। कोरोना काल से पहले 8 तिमाही देखेंगे तो 6.8% से हमारी विकास दर घटते घटते 3.2% आ गई थी जनवरी से मार्च 2020 में। तो हमारी जीडीपी कोई सरपट नहीं दौड़ रही थी। संदीप जी, नहीं देखिए संदीप जी, ये संकेत ये देता है जीडीपी के नंबर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो वापस हो गई है, तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, और वो आंकड़ों में भी दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप 8 तिमाही की बात कर रहे हैं प्रायर टू जो कोविड-19 के, उससे अगर देखिए तो उस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, इसलिए हिंदुस्तान में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। लेकिन और दूसरी बहुत अहम बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप चाहे तो आंकड़े देख लीजिएगा प्लीज, कि जो एनपीए जो जिस वक्त उन्होंने जिस तरह से सरकारी बैंक से बेतहाशा लोन दिए, बिना एनालाइज किए हुए कि उसका वो क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं, और एबिटा नेगेटिव सब ऐसे लोन को दे दिया, जो 65% ऐसे लोन थे जो कभी वापस नहीं आएंगे। उसकी वजह से जो बैंकों में एनपीए रहा, बैंक से क्रेडिट ऑफ टेक नहीं हुआ, प्राइवेट कंपनियां उस बैंक को कर्जे के पीछे पड़ गई जो उन्होंने लिया था इस सोच समझ के कि भाई उस वक्त की सरकारें नोटबंदी का कोई असर नहीं था, बैड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ा इकोनॉमी। एक मिनट सुन लीजिए, अरे पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, उसमें आपको डिमोनेटाइजेशन भी है, उसमें जीएसटी भी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, उसने भी स्लो डाउन थोड़ा किया इकोनॉमी, लेकिन बहुत फास्ट रिकवरी जो होनी नहीं, ये इतनी फास्ट है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए मैं पूरे आंकड़े देता हूं जफर भाई, मैं आप ही से मुखातिब हूं, मैं आंकड़ा तो बता दूं प्लीज। 2019-20 यानी कि अप्रैल से जून 2019 में हमारी सकल घरेलू उत्पाद थी 35,66,708 करोड़। 2 साल बाद जिस हम 20.1 की दुहाई दे रहे हैं, हमें हर चीज कॉन्टेक्स्ट में लेनी चाहिए ना। हमारी जीडीपी है 32,38,020 करोड़, सामान्य समय से 9% अभी नीचे हैं हम। 5 ट्रिलियन के लिए 350 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनना है, हम 140 लाख करोड़ की इकोनॉमी की तरफ बनते जा रहे हैं। नहीं देखिए, वो सही है कि अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, ये महामारी नहीं होती तो हम बहुत नज़दीक उसके होते, लेकिन हाँ अभी भी अगर यहाँ से भी जो अगर CAGR ग्रोथ जो है जो 11-12% अगर रेगुलर क्वार्टर टू क्वार्टर हो तो शायद हम वहां तक पहुंच पाने में कामयाब होंगे। तो उसके संकेत मिल रहे हैं, कम से कम एक राहत दिख रही है। अलका लांबा, लास्ट कमेंट। अभी इंतजार किया जाना चाहिए, मुश्किल वक्त है, पटरी से गाड़ी उतरती है तो वापस आने में स्पीड ब्रेकर आता है, गाड़ी स्लो होती है ना, उसी के बाद रफ्तार पकड़ेगी। यहाँ तो रफ्तार की बात ही नहीं, स्लो की बात नहीं, यहाँ पर बहुत भयानक एक्सीडेंट हो चुका है जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। लास्ट कमेंट बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और इनकार करें तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर। सच्चाई यह है कि पेट्रोल डीजल गैस से 23 लाख करोड़ इस सरकार ने कमाया है, पूंजीपतियों मित्रों को फायदा हुआ, और 20 का फायदा सिर्फ बीजेपी को हुआ है। बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड में रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 2300 करोड़ रुपया मात्र बीजेपी को मिला है, और ये बताना नहीं चाहते कौन से लोग।
हमको मेरे ख्याल से 300 करोड़ मिला होगा और जग जाहिर है। लेकिन बीजेपी को अकेली, देश की अकेली पार्टी, सत्ताधारी पार्टी को 3,500 करोड़ से 2,500 करोड़ मिला है। कहीं ना कहीं ये तार जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के और लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों के बढ़ने से, और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ देश की जनता 2300 को उठाना पड़ा है। करोड़, जिस देश का बजट ही 35 लाख करोड़ के करीब हो, 2300 करोड़ के खेल में सब कुछ हो रहा है, ये आप ये कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ चुनावी चंदे को, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को गुप्त क्यों केंद्र की मोदी सरकार ने रखा हुआ है? कहीं ना कहीं मुनाफा सारा जो है नहीं, भाजपा 2300 के करोड़ और 23 चंदे लाख में जाता करोड़ की एक्साइज ड्यूटी को जोड़ देना, ये भी अपने आप में कितना तर्कसंगत है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो दर्शकों चलते रहेंगे, लेकिन बात ये है कि आप और मैं, हम टैक्स भी देते हैं, सरकार जन कल्याणकारी काम करती है, तो कोई एहसान नहीं कर रही है। यहां गति दी जा रही है, यह अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसी का हवाला देकर लगातार क्या दाम बढ़ाए जाएंगे? या सरकार को थोड़ी संवेदनशीलता भी दिखाने की जरूरत है। और यहां पर सबसे ज्यादा मार, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज सब पर लगता है, मर्सिडीज वाले पर भी और एक स्कूटर चलाने वाले पर भी। तो इसको कुछ रैशनलाइज करने की जरूरत है। सरकार इसके बारे में सोचेगी क्या? आपके लिए भी, सरकार के लिए सवाल छोड़ जाता हूं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।